खुशामदीद आदाब। मशल रीडिंग क्लब का आज हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके सिलसिले की पहली कड़ी आपके सामने है टोबा टेक सिंह की सूरत में। तो मैं आपको थोड़ा सा मशल रीडिंग क्लब का तारुफ़ करा दूं कि ये है क्या। आपने मुख्तलिफ़ सीरीज़ देखी होंगी, बात से बात है, बज़्म तारीख़ व अदब है, साइंस क्लब है। ये उसी तरह की एक सीरीज़ है जिसमें हम मुख्तलिफ़ फ़नपारों पे बात करेंगे। तो हम हमेशा बात करते हैं डायलॉग की, कि सोसाइटी में डायलॉग होना चाहिए। हमारे घर में मोनोलॉग है, हमारे बाहर कोई यूनिवर्सिटियों में मोनोलॉग है, एक टीचर आता है बोल के चला जाता है। तो डायलॉग होना तो चाहिए, लेकिन वो डायलॉग किस तरह होना चाहिए, बात करने का सलीका क्या होना चाहिए, ये हमें सिखाता है अदब। और इन फ़न पारों को पढ़ने का मकसद ये है कि हम डायलॉग की अदब आदाब और तमीज़ को जान सकें कि हमें बात कैसे करनी है, सवाल कैसे करना है, और किसी जुमले को, किसी बात को या किसी जो भी लिटरेरी पीस है उसको डीकोड कैसे करना है। इस सिलसिले में बहुत सारे इनिशिएटिव्स पहले से भी लिए जा चुके हैं। अगर आपके जहन में हो हल्का अरबाब ज़ौक़, वो कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स आके अपनी चीज़ें ख़ुद पढ़ते थे, उस पर बातचीत होती थी और उससे माशरे में रोशन ख़याली को फ़रोग़ देने में बहुत मदद मिलती थी। आम आदमी भी जाके उसको सुन सकते थे। और इसी तरह और भी बहुत सारे रीडिंग क्लब्स बने हैं। इस सिलसिले में हल्का अरबाब ज़ौक़ से जो उर्दू में एक क्रिटिसिज़म की बुनियाद रखी गई नई तरह की, मजलिसी तनकीद, आप में से मुझे नहीं मालूम कितने वाकिफ़ होंगे इस नाम से। तो मजलिसी तनकीद, बर वक्त तनकीद करना, किसी भी फ़न पारे को देखना, उसको परखना कि वो किस बुनियाद पे उसको उसकी ग्रेडिंग की जाए, क्या किया जाए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ अफ़सानों की। कोई भी नावल का पीस निकाल लिया, जो भी बड़े मेरा नहीं ख़्याल हम बहुत जल्दी इस पे नहीं जाएंगे कि ख़ुद राइटर्स आके अपनी चीज़ें पढ़ें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पढ़ी जानी चाहिए, जो पहले लिखी जा चुकी हैं। और चूँकि आजकल पढ़ने का रिवाज भी नहीं है ज़्यादा, सुनने का ज़्यादा है, तो ये भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे अहम बात कि अदब पढ़ना एक अलग चीज़ है, उसको किताब से पढ़ना और उसको रिसाइट करना, उसकी पढ़त जो है, ये एक बिल्कुल अलग आर्ट है। तो उस आर्ट के लिए भी हम यहाँ अपनी सी कोशिश करेंगे कि जो भी उसको सीखना चाहे, सदाकारी हो गई, वो उसमें हम उसकी मदद कर सकें। जैसे आप ख़ूबसूरत अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, दूसरी ज़ुबानों के हवाले से इसी तरह उर्दू की जो प्रैक्टिस है वो हम यहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा आज का हमने जो पहला अपना इसका मौजू का इंतख़ाब किया, मंटो, सादत हसन मंटो, इस पे हम बात करेंगे। और टोबा टेक सिंह को हमने क्यों मुंतखब किया अपनी सीरीज़ के पहले सेशन के लिए। 75 साल गुज़र गए हैं, लेकिन आज भी हम उसी गुड़गुड़ में रह रहे हैं। जो उसका कैरेक्टर बोलता है, ऊपर दी गुड़गुड़ दी दाल, तो वही गुड़गुड़ है आज भी। उस पे हम बात करेंगे कि वो आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है। मतलब हमें कहीं से नहीं लगता कि ये बहुत पहले की बात है, 75 साल इसको गुज़र गए हैं, वो अपनी कहानी लगती है। और फिर उस पार्टीशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पार्टीशन नहीं बोला जाए, आज़ादी बोला जाए, तो लेकिन पंजाब तो तकसीम हुआ था, इसलिए मैं उसको पार्टीशन ही बोलूँगी। तो उसमें बहुत सारे मुसलमान कैदी, हिंदू कैदी, और मुसलमान औरतें, हिंदू औरतें, और मुसलमान पागल, हिंदू पागल, इनका तबादला हुआ था। ये कहानी जो है ये इसी ऐसे ही एक पागल के बारे में है, जो पूछता है टोबा किधर है। और वो सारे डायलॉग्स हैं जो आप सुनेंगे और आप हैरान होंगे मंटो पे भी कि उसने कैसे इस मौजू को निभाया है। और मेरा ख़्याल है कि हर नेक काम का आगाज़ उस्तादों से ही करना चाहिए, और अफ़साने की दुनिया में हमारे उस्ताद मंटो हैं। ठीक है, इसके बाद मैं दावत दूंगी, हमारे सामने मौजूद हैं हैदर फ़ारूक साहब। इनका 30 साल से ज़्यादा का अरसा इनका सदाकारी में गुज़रा है, ब्रॉडकास्टिंग, FM पे और
रेडियो पे, और शायर भी हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं और सिखाते भी हैं सदाकारी। हम आइंदा भी इनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मैं सर को दावत दूंगी कि वो आके हमें कुछ सुनाएं ताकि हम बहुत कुछ सीख सकें पढ़ंत में। तोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसेस हुईं और बिलाखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए थे। जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूँकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बोर्ड पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमगोइयाँ होने लगीं। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ अखबार ज़िम्मेदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, अब मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर फिक्र के बाद जवाब दिया, ओ हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस तरह बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इस तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी ना हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। छाड़ी यार, और मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल तो ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने ऑफिसर्स को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायद आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वकू क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह मऊफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गए और टहने पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, समझे, हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा बस। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतर आया और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो इसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग था, बाग की एक ख़ास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहा। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चिन्योट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी
उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा-अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई। गो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनाचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़बान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, ओपड़ दी गुड़गुड़वी, एक्स दी बेत्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। दिन को सोता था ना रात को। पहरादारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपड़ दी गुड़ गुड़ दी एंक्स दी बेत्याना दी मंग दी दाल, दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा वो हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। उस सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। उस सिख पागल के बाल छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूँकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बायस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, मगर आदमी बेज़रर था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ो अकारिब उससे मिलने के लिए आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनाचे वो दफ़ादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता, या कभी कभार ओपड़ दी गुड़गुड़ दी एंक्स दी बेत्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी।
बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपना आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उसे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागलखाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कहा लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उससे खुदा से कई मरतबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गुड़गुड़ दी एंक्स दी बेत्याना दी मंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु जी दी खालसा एंड वाहे गुरु जी की फतह जे बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया भाई, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। अच्छा, मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी वो रूप कौर रूप कौर वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर। अ, फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक ही है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। वो भाई बलेर सिंह और भाई वदावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। अच्छा, भाई बलेर से कहना फजलदीन राजी खुशी है। हाँ, 2 पूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे ना, उनमें से एक ने कटा दिया है और दूसरी के कटी हुई थी, पर वो बस यार 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। अच्छा, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से ये मरूंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरूंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, "ओ यार, टोबा टेक सिंह कहाँ है?" फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, ओ मेरा मतलब है पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में ओ नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में पाकिस्तान में। बिशन सिंह बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी गुड़गुड़ दी एक्स दी बेत्याना दी मंग दी वॉल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दौर फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं। जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुईं। मुतल्लिका ऑफिसर भी हमराह थे। वाहगा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे ऑफिसर्स के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर व गौगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे।
पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तहश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाहगा के उस पार मुतल्लिका ऑफिसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, वो टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका ऑफिसर हंसा, पाकिस्तान में, हो पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है टोबा टेक सिंह, इधर है टोबा टेक सिंह। ओपड़ दी गुड़गुड़ दी ऐंक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड ओए पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेज़रर था, इसलिए उससे मज़ीद ज़बरदस्ती ना की गई। उसको वहीं खड़े रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित व सामित बिशन सिंह के हल्क से एक फलक शिगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई ऑफिसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, ऊंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान, दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, मज़ा आया। अच्छा, अभी गुफ्तगू इस तरह आगे चलेगी कि डॉक्टर रविश नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। आपने उनको बहुत दफ़ा सुना होगा, यहाँ पे पहले वाकिफ़ हैं। मंटो पे डॉक्टर साहब की पीएचडी है, इसलिए आज उनसे कहा कि वो इस अफसाने को समझने में हमारी मदद करें और उसके बाद आप सब इस पे गुफ्तगू करेंगे। कोई सवाल होगा वो, या कोई भी आपके कमेंट्स या किसी भी तरह से, और डॉक्टर साहब आपकी चीज़ों को शार्प करते जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको दावत देती हूँ। ये सेशन जो है, इसके इनकाद की दो वजूहत हैं। नंबर एक कि हम किसी भी पीस ऑफ आर्ट को कैसे एंजॉय करें, क्योंकि आर्ट को एंजॉय करने की भी एक तरबियत होती है। दूसरा, हम इसके अंदर जो फ़िलॉसफी है इस आर्ट के अंदर, वो जिस दौर में ये अफसाना लिखा गया, वो अपने उस अहद के बड़े सवालों को, चाहे वो यूनिवर्सल है या बहुत टाइमली है, कैसे एड्रेस करती है और किस तरह के मसाइल को हमारे सामने लाती है। ये दो तीन बातें हमारे सामने कुछ यूं उभरती है। एक तो ज़हन में ये रहती है कि आर्ट जो है इंसान की तहजीबी अलामत है। यानी इंसान जब तहजीब याफ्ता हुआ है तो उसने आर्ट को तख्लीक किया है। आर्ट जो है, ये जिन भी माशरों में आर्ट ज़्यादा होता है, चाहे वो फिल्म की शक्ल में हो, रक्स की शक्ल में हो, म्यूज़िक की शक्ल में हो, खेलों की शक्ल में हो, वो मुआशरे अमूमन पुरअमन होते हैं, मुहज़्ज़ब होते हैं। वहाँ हमें कोई तशद्दुद, दहशत, तस्करियत, इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही ये तनासुब कम होता है तो इंसान की जो नफ्सियात के दरूं खानों में जो वहशत होती है वो फिर जागना शुरू कर देती है, जब हम उसको हेल्दी वे नहीं देते। शायरी और नसर, ये आर्ट की शक्लें हैं जो लिटरेचर में हमें मिलती हैं।
और ये भी कदीम ज़मानों से हमारे साथ है। नसर जो है ये हमारे यहाँ जब मिथ का ज़माना था, असातीर का ज़माना था, कबायली दौर था, तो उस वक्त जो कहानियाँ थी वो देवी देवताओं की होती थी। अगले मरहले में जब मिथ की जगह पर बादशाह, जागीरदार और मज़ाहिब, बड़े मज़ाहिब आए, तो फिर देवी देवताओं की जगह शहज़ादे शहज़ादियों की कहानियों ने दे दी। और उसके बाद जदीद दौर में आम इंसान कहानी का हीरो बन गया। अब इस आर्ट को जो कि कहानी की सूरत में हमारे सामने होता है, इसमें एहसास, जज्बात, हैरत, दिलचस्पी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ इसमें नुक्ता नज़र भी होता है जो बड़े अहम सवाल और मसाइल को उस आर्ट के अंदर छुपा कर हमें पेश करता है। जिन चीज़ों पर मजमून लिखे जाते हैं आम सतह पर, एक आर्टिस्ट उन्हीं चीज़ों को एक आर्ट के अंदर छुपा कर पेश करता है। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है ये आज की कहानी। कहानी के अंदर बहुत कुछ होता है, किरदार होते हैं, मुकालमे होते हैं, उसकी एक फ़िज़ा होती है, उसमें वाक़यात होते हैं और उसके नतीजे के तौर पर हम कुछ उससे सीखते भी। अब एक कहानी के अंदर आर्टिस्ट जो है पूरी एक कायनात बनाता है, हमारी इस कायनात, इस दुनिया के पैरेलल, और वो इतनी इम्प्रेसिव होती है कि हम उसके अंदर घुस जाते हैं और वो हमारे जज्बात, हमारे एहसासात के ऊपर गालिब आ जाती है और हम उसके खैर व शर के टकराव, उसके जो तज़ादात हैं उनके साथ हम लड़ते हैं और लड़ते हुए हम कभी खैर के साथ खड़े होते हैं, कभी शर से मुकाबला करते हैं और यूँ ये कहानी जो है हमारे लाशऊर का हिस्सा बन जाती है। तो लिहाजा आर्ट जो है वो दुनिया की जो बेहतरीन वैल्यूज़ हैं उनको हमारे लाशऊर का हिस्सा बनाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। मंटो हमारा सबसे बड़ा एक अफसाना निगार है। मंटो 1954 में फौत हुआ। एक साल पहले उसका एक अफसानवी मजमूआ फुंदने आया, उसमें एक कहानी ये थी, टोबा टेक सिंह। इसकी एक दिलचस्प इसका पस मंज़र है कि मंटो पाकिस्तान आकर तकसीम वाले मामलात, फसादात वाले मामलात, खून रेजी के मामलात और इस माशरे के अंदर जो कुछ उस वक्त हिस्सो हवस चल रहा था, क्लेम के ऊपर कब्ज़े, ज़मीनें, धोखाधड़ी जो चल रही थी और इस्लाम के नाम पर जो कुछ चल रहा था, उस हसास इंसान से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो लिहाजा वो एक शराब नोशी की शिद्दत की तरफ चला गया। तो उसके घर वालों ने उन्हें हस्पताल में दाखिल कराया कि किसी तरीके से हम इसकी शराब नोशी को कंट्रोल कर सकें। उन दिनों रिहेबिलिटेशन जो है उसके साइकोलॉजिकल वार्ड नहीं होते थे, उसको पागल खाना कहा जाता था जो सर्विसेज अस्पताल के साथ लाहौर में है। तो इस तरह के जो नफ्सियाती मरीज़ या एडिक्ट जो होते थे उनको भी वहीं पर दाखिल कराया जाता था। तो मंटो को वहाँ भेजा गया। मंटो वहाँ से जब वापस आया तो कुछ अरसे के लिए उसने शराब छोड़ी भी, कम भी की, लेकिन वहाँ से जो बड़ी चीज़ हमें मिली उस पागल खाने से, वो ये टोबा टेक सिंह अफसाना है। अब ये जो अफसाना है इसका मंजर और माहौल जो है वो एक पागल खाने का है। और अब आप इसमें देखिए कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ किरदार जो है वो राइटर खुद बता रहा है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये उसका बयानी है। बाज़ औक़ात किरदार खुद मूव करता है और वो अपना आप बताता है। लेकिन यहाँ पर अमूमन ये है कि जो राइटर है वो ज़्यादा लाउडली स्पीकिंग है और वो खुद किरदारों का तारुफ करवा रहा है और उसको मूव करवा रहा है। अब जो आर्ट होता है वो अलामती होता है, वो तशबीह और इस्तारे भी होता है।
और आर्ट जो है वो हमेशा 2-3 तहों के अंदर होता है। लिहाजा क्या होता है कि हमने एक आर्ट लवर जो है उस इस्तारे को, उस अलामत को डीकोड करता है। तो ये एक जहानत का काम है। लिहाजा जो आर्ट को समझने वाले होते हैं और या आर्टिस्ट होते हैं या आर्ट का फहम रखते हैं, वो किसी भी मुआशरे में एक हायर दर्जा भी रखते हैं और वो अक़लियत में भी होते हैं। तो लिहाजा ये जो कहानी है ये किस किस्म का इस्तारा हमारे सामने रखती है। मसलन देखिए, पागलों का तबादला पहली लाइन में हो गया। फिर उन्होंने कहा दानिशमंदों के फैसले हुए, ऊंची कॉन्फ्रेंसें हुई और फिर पागलों के तबादले का दिन मुकर्रर हो गया। तो गया कुछ पागल हैं और कुछ दानिशमंद हैं। अब ये फैसला आपने करना है मंटो की कहानी पढ़ने के बाद कि वो जो पागल खाना है वो क्या पागल खाने के बाहर है या वाकई अंदर है, और जो पागल हैं क्या वो असल लोग हैं या जिनको जो दानिशमंद हैं, जो फैसले कर रहे हैं कौमों के, जो उनकी तकदीरों पर अपने साइन कर रहे हैं, वो असल में पागल है। फिर आप आगे देखिए कि तकसीम का जो अमल है ये बहुत बड़ा भयानक हैरत अंगेज अमल है। किसी भी सतह पर, चाहे वो इंसानियत की है, ख़ानदान की है, ज़ुबान की है, फ़िरके की है, नस्ल की है, वो तकसीम जो इंसानियत के ऊपर किसी न किसी तरीके से अपना जबर कायम करती है। मंटो ने इस अफसाने के अंदर जो जुमले मैं पढ़ूंगा आप उनको ज़रा गहराई में उसकी तह उतार कर समझने की कोशिश कीजिए। मसलन मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है? उसने कहा हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां उस्तरे बनते हैं। तो 75 साल से उस्तरे तो बन रहे हैं। अब ये उस्तरे क्या है आप जानते हैं। एक दिन नाते नाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। मुसलमान ऐसे ही जज्बाती होते हैं। इनमें से अक्सरियत ऐसे कातलों की थी जो सफारिश और रिश्वत से फांसी से बचाने के लिए पागल करार देकर वहां रख दिए गए थे, और वो पागल नहीं थे। अब इस किस्म के कातल हमारे इस पागल खाने में मौजूद हैं। और नीचे उन्होंने क्या कहा कि ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ। अगली बात, अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था, मीडिया आज भी कुछ नहीं बताता। पहरादार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उसने कहा कि उसको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है। ये कहाँ है, इसका महल्ले वकू क्या है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, वो पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था, वो इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अर्सा पहले वो यही रहती हो और फिर वो हिंदुस्तानी हो गए, वगैरह वगैरह। बाज इस चक्कर में ऐसे गिरफ्तार हुए कि ज्यादा पागल हो गए। और पागल होना और ज्यादा पागल होने के तंज को भी आप समझिए। एक जो है वो दरख्त पर चढ़ गया, 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा और उसने कहा मैं दरख्त पे ही रहूँगा, ना मैं पाकिस्तान में रहूँगा ना मैं हिंदुस्तान में रहूँगा। तो दरख्त खुद एक अलामत है, नेचर की अलामत है। इंसान ने अपना आगाज दरख्तों से ही किया था। बड़ी मुश्किलों से वो नीचे आया अब, और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा कि वो उसे हिंदुस्तान चले जाएंगे छोड़कर। लेकिन फसादात तो हमें कुछ और बताते हैं, वहाँ गले काटे जा रहे थे। यहाँ हिंदू सिख मुसलमान जो है वो गले मिल रहे हैं। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था, अब ये एमएससी पास है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेज के मॉडर्निज्म के निसाब पर तैयार एक माइंड, एक पर्सनैलिटी, ये भी जेल में रखी है।
और अंग्रेज के दौर में इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी वाले हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा शख्स जब टाई, कोट, 3 पीस पहनता था, ये भी जेहन में रखिए, ये MSc पास रेडियो इंजीनियर, और वो क्या हुआ कि वो नंग धड़ंग कपड़े उतार दिए और नंग धड़ंग रहना शुरू कर दिया, नेचर की तरफ वापसी। चिनाउट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तरक कर दी। और फिर उन्होंने कहा कि उसने खुद को कायद आज़म कहना शुरू कर दिया। वहीं पर एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया और फिर कहा कि मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग-अलग बंद कर दिया गया। तो आप ध्यान में रखिए कि उस वक्त तकसीम के अमल में 2 अलग अलग मुल्क बन रहे थे। चुनांचे वो उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देता था, वो जो मोहब्बत में गिरफ्तार वकील था, जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी बन गया। फिर इसमें एंग्लो इंडियन वो अहम है जिनको सदमा हुआ और उनकी अपनी हैसियत का मसला खड़ा हो गया, और वो कहते थे कि यूरोपियन वार्ड रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये बिशन सिंह आता है। इसमें अहम चीज़ ये है कि वो 15 साल से सोया नहीं था और मुसलसल खड़ा रहता था। ये दोनों अलामतें बड़ी अहम हैं। उसके बाद एक जुमला बड़ा अहम है, इसको कम अज़ कम हम 75 साल बाद तो बहुत शानदार तरीके से समझ सकते हैं कि क्या पता कि लाहौर जो पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब हो जाए। बांग्लादेश को ज़हन में रखिए। अब ये जो बिशन सिंह है, इसकी 2 खसूसियात हैं। ये बेज़रर है, दंगा फसाद नहीं करता है, पुरअमन है, और एक तो यानी पुरअमन है, झगड़ा फसाद नहीं करता, और दूसरा इसको दिन महीना साल कुछ पता नहीं है, ये टाइमलेस है। बिशन सिंह किसकी अलामत है? हिंदुस्तान की, हमारे मुस्तकबिल की, इंसानी ख्वाबों की। ये अब आप अंदाज़ा लगाइए। फिर उससे आगे देखिए, एक पागल जो खुद को खुदा कहता था, उसने कहा कि पाकिस्तान टोबा टेक सिंह कहाँ है? उसने कहा मैंने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। उसने मिन्नत समाजत की कि ये हुक्म दे दे और ये झंझट ख़त्म करे। उसने कहा मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, उसे और कई हुक्म देने थे। मुझे नासिर काज़मी का शेर याद आ गया, ऐ मेरे मसरूफ़ खुदा अपनी दुनिया देख सका। फिर ये वाला कि उसका शायद मतलब ये था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। फिर फजल दीन एक दोस्त आया है और वो उसकी बेटी रूप कौर का ख्याल रख रहा है, उसको भेज रहा है, और भाई बलबीर सिंह और भाई वदावा सिंह को सलाम भेज रहा है। वो उसको तोहफे में उसको भैंसे वैसे यहाँ छोड़ के गए हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक आप देख लीजिए पंजाब के अंदर जो फसादात का एक माइंड सेट पैदा हुआ, लेकिन रियलिटी में जो चल रहा था वो क्या है। और उसके बाद आखिर ये कहना, ऊपर दी गुड़गुड़ दी नेक्स्ट दी बेदयाना दी मंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दुर फिटे मुंह, ये बहुत अहम मीनिंग है। अब इसकी कोई इस लाइन की कोई वजाहत नहीं है, लेकिन ये इतनी वाज़ेह है कि आप उसको समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ रवाना हुई। ये नो मैन लैंड पे हो रहा है। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी कि अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। जो चंद समझ सकते थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जो समझदार थे। उसके बाद
उसने फिर आखिर में पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो मुतलका अफसर हंसता है, कहता पाकिस्तान में है। तो बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और अपने बाकी साथियों के पास चला गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसने समझाया कि देखो अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान चला गया है, वरना आप जानते हैं कि फैसलाबाद से कितनी दूर है यहाँ से। और आखिर में वो उसने लिखा है कि जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, ऊंधे मुंह लेटा, इधर उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था और इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। और टोबा टेक सिंह कहाँ था? नो मैन लैंड में। अब ये तो मैंने, इसमें एक चीज और छुपी हुई है, वो है शनाख्त का मसला। शनाख्त जो है, इसमें शनाख्त की पोजीशन से, शनाख्ती जोग्राफियाई पोजीशन से एक एनालिसिस दिया गया है। आइडेंटिटी का सबसे कदीम बुनियादी हवाला ज़मीन है, इसलिए ज़मीन को मदरलैंड या धरती माँ कहा जाता है। लेकिन अमेरिकन इंपीरियल ताकत ने, नौबादियाती निज़ाम ने इस ज़मीन को भी मूवेबल बना दिया और ज़मीनी शनाख्त को भी ये कह दिया कि ये स्टेबल नहीं, ये बदल सकती है। जब आपकी सदियों पुरानी शनाख्त भी अनस्टेबल हो जाए तो फिर एक इतना बड़ा अलमिया जन्म लेता है जो हमें 1947 के राउंड अबाउट में नजर आता है। क्यों कि सरमायादाराना निज़ाम जो कि पूरी दुनिया के हर शय को, इंसानी जज्बात से लेकर समुद्रों की मिट्टी तक को कमर्शलिज्म में चेंज कर रहा है और अपने उस कमर्शलिज्म को सेटल करने के लिए वो दुनिया के मुल्कों की कोई भी जोग्राफिया बनाकर उसे स्टेट नेशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इतनी खौफनाक मूव है जो पूरी आपको जो इंसानी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है उसमें नहीं मिलती। और इसमें इंसानी शनाख्त जिस बुरे तरीके से रगेद दी गई और जिस बुरे तरीके से उसको पामाल कर दिया गया, उसके नतीजे में वो कुछ हुआ जो फसादात के नतीजे में सामने आया। और इसमें ये बिल्कुल ज़हन में रखिए कि जब एक नई शनाख्त किसी की बना दी जाए, एक शनाख्त है जो सदियों से है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, वो उसकी मकामी शनाख्त, उसकी कौमी शनाख्त। लेकिन एकदम सुबह उठे आप और आपकी कौमी शनाख्त बदल चुकी हो। सुबह एक बंगाल का बाशिंदा उठे, उसे पता चले कल 12 बजे से पहले मैं हिंदुस्तानी था, आज मैं पाकिस्तानी हो चुका हूँ। और फिर वो दोबारा उठे तो वो कहे कि मैं पहले पाकिस्तानी था, मैं बांग्लादेशी हो चुका हूँ। तो ये जो अनस्टेबल आइडेंटिटी है, ये एक, क्यों कि किसी एक शनाख्त को बढ़ावा देकर बाकी शनाख्तों को दबाने का अमल, ये बड़ा खौफनाक है। इंसान की एक शनाख्त नहीं होती है, वो मल्टीपल शनाख्तें रखता है। वो ज़ुबान के हवाले से, ख़ानदान के हवाले से, मज़हब के हवाले से, कौमियत के हवाले से, वो नस्ल के हवाले से, वो मुख्तलिफ शनाख्तें रखता है। लेकिन तमाम शनाख्तों को एक साइड पे बंद करके कहा जाए कि आपकी ये शनाख्त है, अब आप ये कहलाएंगे, और उसके मुताबिक उसकी तारीख सेट की जाए, उसके मुताबिक उसका जोग्राफिया सेट किया जाए, तो ये एक इतना खौफनाक अमल है जिसके ऊपर मंटो ने लिखा। आखिरी जुमला मैं ये बोलूँगा कि अगर मंटो शनाख्त के इस मसले पर एक पीस ऑफ आर्ट, एक अफसाना लिखने की बजाय मजमून लिखता, तो ये इतना भयानक अमल था कि मंटो उड़ा दिया जाता। जब गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुर्दाबाद और जिंदाबाद और हाथ पे छुरियां और चाकुओं के साथ चीज़ें तय हो रही थी, वहाँ अगर कोई अपनी गैर जानबदारी का ऐलान करता स्ट्रेट लफ्ज़ों में, और वो
कहता कि मैं इस थीम को, शनाख्त के थीम को नहीं मानता हूँ, तो उसके साथ क्या असर होता। ये मंटो की जुर्रत की भी बात है और मंटो के आर्ट की अजमत भी है कि वो बात उस वक्त कह गया जो कहने की उस वक्त कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप देखिए क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। मुझसे सवाल जरूर है, आपका अपना ओपिनियन वो ज़्यादा अहम है क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है जिसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है मैं शुरू करती हूँ, तब तक आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। तो अच्छा, वो आपने कहा मंटो उड़ा दिया जाता, कम से कम गायब तो ना होता। तो तो वो दौर अच्छा था। दूसरी बात ये कि जो सरहदें हैं ये तो हर 50 साल बाद बदलती हैं दुनिया के जोग्राफिया पे, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब उन सरहदों को इस्तेमाल किया जाता है नेशनलिज़म का जो भी एक घिसा पिटा मौजू है उसके तहत कि तुम ना सिंधी हो, ना बलोच हो, ना पंजाबी हो, तुम सिर्फ पाकिस्तानी हो, तो वो उसका इस्तेमाल उसको ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है। वरना सरहदें तो बनती हैं, बिगड़ती हैं, फेंसिस, जंगले आते हैं फिर जाते हैं, उनका कोई इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ता है लॉन्ग उसमें देखा जाए। तो असल इम्पेक्ट उस इस्तेमाल का होता है जो हम पे पड़ा है। मेरा ख्याल है कि सरहदों की तश्कील नौ खुद उस प्लान का हिस्सा होता है, वरना तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि देयर इज़ दिस लाइन, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई। तो इस लाइन में एक हेजिटेशन है जो फजलदीन ने ये लाइंस जब कहीं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसके पीछे कोई इम्प्लाइड मीनिंग है मंटो का? क्या जो उसकी बेटी थी उसके बारे में वो कुछ और कहना चाह रहा था, या इसका कुछ और मीनिंग था जो इतना क्लियर नहीं है? वो ये है कि मतलब पीछे उसको बताया कि उसको उसकी एक बेटी थी लेकिन वो उससे वाकिफ नहीं था पूरी तरीके से, ना उसकी कभी बात हुई थी, ना वो पूरी तरीके से जानता था। तो जिस तरह बाकी रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आते थे, बेटी भी उसमें शामिल थी। बेटी रोती रहती थी उसको देख के जब भी आती थी। तो इट मीन्स कि बेटी जो है वो एक जज्बात रखती थी अपने बाप के लिए, लेकिन बाप जो है वो उसको चूंकि पागल कहा गया है और उसका जो कंसंट्रेशन है उसकी वो बेटी नहीं है, वो टोबा टेक सिंह है। तो ये स्ट्रेस है एक कैरेक्टर की तरफ से। थैंक यू। सर मेरा सवाल जो है वो है ये यूरोपियन वार्ड में जो एंग्लो इंडियन पागल थे, तो एक ख़ास सा लफ्ज़ इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है कि एंग्लो इंडियन पागल। दूसरा ये कि इनको फिर क्या कहते हैं गुफ्तगू करते रहे कि हमारा कोई हालत ख़राब ना हो जाए और ये पूरा वार्ड उड़ाने दिया जाए, इससे क्या मुराद था इनका? देखिए, जब भी हिंदुस्तान पर कोई बाहर से हमलावर आया तो उसके सबसे पहले कोशिश ये थी कि यहाँ के हिंदुस्तानी जो हैं वो उसका मज़हब अडॉप्ट कर लें। तो जितने वो मज़हब अडॉप्ट करेंगे तो नीचे से रेजिस्टेंस एक कम हो जाएगी और उनको अपनी पसंद की अफरादी कुव्वत मिल जाएगी और वोट बैंक मिल जाएगा। ये सब ने किया, अंग्रेज ने भी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही जो दूसरा मेजर फैक्टर था वो मिशनरियों का था। उन्हें यहाँ पर ईसाईयत फैलाई, तो उसके नतीजे में जो लोअर क्लास थे वो ईसाई हुए, क्योंकि यहाँ के छूत छात के निज़ाम के अंदर वो ज़्यादा पिस रहे थे। तो वो ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट में ईसाई होकर ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो इसलिए वो सारे के सारे एंग्लो इंडियन कहलाए। अब ये एंग्लो इंडियन जो हैं गोरों के ज़्यादा करीब थे और उसके कल्चर के अडॉप्टेड थे और वैसे ही नाम रखते थे, वही लिबास पहनते थे, उनके घर का जो सारे का सारा एक सिविलाइजेशनल तरीका था वो बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन थे ये बिल्कुल काले। काले क्यों थे? क्योंकि वो नेटिव थे, वो यहाँ के कदीम बाशिंदे थे। तो अब जाहिर है कि जब अंग्रेज यहाँ से जा रहा है तो उनको अपनी पोजीशन की फिक्र पड़ गई, क्योंकि वो अंग्रेज के साथ अटैच थे। तो वो कहते उनको सदमा हुआ। दूसरा, उनको अपनी हैसियत का पता चला कि क्या हम वापस अपनी हैसियत पे तो नहीं चले जाएंगे, अनटचेबल तो नहीं हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि चूंकि वो सदाए हुए अंग्रेज के थे
तो ब्लडी इंडियन चपाती और डबल रोटी के माबैन भी उनके मसाइल थे, क्योंकि वो उनकी शनाख्त भी गड़बड़ हुई थी, शनाख्त का मसला उनका भी गड़बड़ हुआ था। तो लिहाजा अब वो शनाख्त जो ब्रिटिश इंडिया के अहद में इस लोअर क्लास ने बनाई थी, अगर ब्रिटिश वापस जा रहे तो वो कितने इनसिक्योर होंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगला सवाल है वो है कि बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं, इनमें अक्सरियत ऐसे कातिल हुई थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर। तो यहाँ पर पहले तो बात तो ये है कि दे दिलाने वाली बात 75 साल पहले से आ रही है, तो आया ये वो अफसर थे जो हिंदुस्तानी थे या नहीं, जो गोरे अफसर थे वो ये काम करते थे? ये देने दिलाने वाला काम जो है ना, ये तहजीब के साथ ही आ गया। एक तो ये ध्यान में रखिए, ये कतई तौर पर 2018 से शुरू नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ नहीं लेके आई इसको, उससे पहले चल रहा था। गोया जाहिर है कि बुनियादी तौर पर जो ताकतवर तबकात हैं वो अपने इन्फ्लुएंस से, चाहे वो सिफारिश हो चाहे वो रिश्वत हो, इन्फ्लुएंस के यही दो तरीके हैं, उसके ज़रिए से अपने क्रिमिनल्स को बचा लेते थे। और ये अब भी रखा जाता है। अब भी आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे एलीट क्लास जो सियासतदान हैं वो जितनी जल्दी हो सके जेल से निकल कर हस्पताल मुंतकिल होते हैं। और डॉक्टर साहब ये भी इसमें एक बात सामने आई है कि देखिए जानवर जो हैं वो भी मुतासर हुए, यानी उसने कहा कि वो लोग चले गए, उनसे जो मुंसलिक और फेमिलियर जो जानवर थे वो इधर रह गए हैं, और उसने इतने बच्चे दिए उसका मर गया। तो ये देखें कि हर नस्ल पे इसके असरात मुरतब हुए हैं, हर मखलूक पे इसके असरात मुरतब हुए हैं, वो भी एक तहजीब का हिस्सा है। इसी तरह वो जो बेटी का मामला है कि वो जो हेजिटेंट उन्होंने कहा कि वो क्यों था बंदा, पागल तो पागल था, बताने वाला पागल नहीं था, उसको पता था कि बेटी की अहमियत क्या है और ये रिश्ता क्या है। तो वो उसने फिर झिझक के उसको इसलिए दुख से बता रहा था कि हाँ वो बेटी, जाहिर है इसको तो पता नहीं है, मैं इसको ये दुख कैसे बताऊँ। तो लिहाजा ये हुआ कि पूरी तहजीब ही हिल गई जी, पूरी तहजीब हिल गई। बस ये मेरा अर्ज करना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल है कि मंटो चाहते क्या थे, मतलब कि आपकी गुफ्तगू से और ये सारा कुछ पढ़ने से ये समझ आता है कि वो दोनों को तनकीद कर रहे थे, तो वो चाहते क्या थे? मंटो इंसानियत के ऊपर कोई ऐसा जबर नहीं चाहते थे जो मज़हब या किसी और नाम से उसको तकसीम कर दे, वो ये नहीं चाहते। इंसानियत की जो तकसीम है, इंसानों की जो तकसीम है, वो इंतहाई मकरूह अमल गिना गया है पूरी इंसानी तहजीब के अंदर। जो लार्जर एक ग्रुप बनाया जाता है वो मज़हब की बुनियाद पे बनाया जाता है। सबसे छोटा ग्रुप जो है वो इकोनॉमिक्स की बुनियाद पे बनता है, ये अमीर हैं या गरीब है, और बड़ा ग्रुप उस अमारत और गुर्बत को मज़हब की बुनियाद पर जोड़ने की कोशिश करता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। एक इसी तरीके से और भी होता है कि हम सब जो हैं साउथ एशियन हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो गोया ये जो बड़े बड़े मजमूए बनाए जाते हैं, अजीम फ़लसफ़ी मुफक्कर वो हमेशा कोशिश यही करते रहे हैं कि ये जो दायरा है ये कितना बड़ा वो बना सकते हैं और इसकी जो मसनूई हदबंदियाँ हैं वो कितनी तोड़ सकते हैं। लिहाजा आखिरी बड़ा जो दायरा बनाया गया वो ह्यूमनिज्म का बनाया गया, उसमें हर चीज़ रद्द कर दी गई। तो मार्क ट्वेन वगैरह ने आप देख लीजिए और दीगर लोगों ने कैसे उसको कहा कि ये पूरा ग्लोब मेरा शहर है और मैं इसका एक शहरी हूँ, लिहाजा इसके ऊपर जो भी तकसीम का अमल है, चाहे मजहबी, फ़िरका वाराना, रंग का, नस्ल का, वो बेकार है, वो लाजानी है और बेमानी है। तो अब देखना ये है कि एक फ़लसफ़े की, तारीख़ की
किसी अकीदे की, किसी मज़हब की तशरीह कौन किस सतह की करता है कि वो तमाम इंसानियत का एक बड़ा ग्रोह तश्कील दे सके, कम से कम सारी इंसानियत उसके अंदर ले सके। असल बात ये है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि ये जो मंटो का ये जो किरदार है बिशन सिंह, क्या आप इसकी ममासलत हम देख सकते हैं कि जो चुनुआ चीबे का जो किरदार था कोंक, वो जो अपनी तहजीब और शनाख्त के साथ जुड़ता है और फिर जान दे देता है लेकिन दूसरी चीज़ों को ओन नहीं करता, तो क्या इस तरह की कोई तहजीबी जो शनाख्त से मुतल्लिक जो ममासलत है, क्या आप समझते हैं कि मंटो ने उसी तरह का अलमिया को बयान किया तहजीबी सतह पे जो शनाख्त और कल्चर या अपनी धरती से जुड़ा हुआ था, जिस तरीके से चुनुआ चीबे ने किया? आपने खुद शनाख्त के ऊपर 2 बहुत अहम किताबें दी हैं हमें, हमने खुद उससे सीखा है बहुत कुछ। जहाँ पर भी शनाख्त का जो इंसानी शनाख्त का जोग्राफियाई अमल जो है, समाजी अमल जो है, वो क्वेश्चन मार्क होता है, वहाँ फसादात फूटते हैं। आप फ़लस्तीन का मसला ले लें, आप यमन का मसला ले लें, आप क्रोशिया का मसला ले लें, आप बोस्निया का मसला ले लें, आप इराक का मसला ले लें, आप कुर्दों का मसला ले लें, आप कश्मीर का मसला ले लें। दुनिया में जितने मसाइल हैं वो दरअसल किसी भी बाहर की ताकत या अंदर की ताकत, चाहे वो तबकात की सतह पर हो, चाहे वो इंपीरियलिज्म की सतह पर हो, जो भी किसी की जो बुनियादी शनाख्तें हैं उसको तोड़ने की कोशिश करता है और उसको कैमोफ्लाज करने की कोशिश करता है, वहाँ पर इंसान रजिस्ट करता है। तो वहाँ पर तो खून रेजी होती है, क्योंकि वो इंसान जो अपनी शनाख्तों को किसी ना किसी तरीके से इनसिक्योर समझ रहे होते हैं, वो फिर चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। हिस्ट्री में हमेशा यही रहा है। लिहाजा 47 के जो फसादात हैं उसको आप इस शनाख्त के अमल का रिस्पॉन्स और रिएक्शन समझ के अगर आप देखेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ना कि हम उसको महज एक हिंदू सिख और मुसलमान हिंदू और इस चक्रों में देखें। ये महज एक यूँ कह लें कि एक बहुत लाउड थिंकिंग मेरा ख्याल है। सर मेरा सवाल ये कि जो किरदार 15 साल से लगातार ज़्यादा टेक लगाता है दीवार के साथ और फिर वो अचानक से, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे 2 अलामतें दी गई हैं, लेकिन तो अगर आप वो ज़रा साफ अल्फाज में ज़रा बयान कर दें कि वो 2 अलामतें कौन सी हैं? सर उसमें एक है कि वो टाइमलेस है, उसको पता नहीं चलता है दिन कौन सा है, साल कौन सा, महीना कौन सा है, और दूसरा वो पूरा मन है। 2 बड़े मास्टरपीसेस हैं आए हैं इस तकसीम के मसले पे, फसादात के मसले पे। एक ये टोबा टेक सिंह है और दूसरा कुरतुल ऐन हैदर का आग का दरिया है। आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए आग का दरिया पढ़िए। आग का दरिया जो 5000 साल की तहजीबी तारीख के ऊपर है और वो टाइमलेस है। वो कैसे एक गौतम नीलम्बर से होता हुआ वो आज तक आता है, तो उसमें जो टाइम है, और फिर जैसे ही आप कुरतुल ऐन हैदर का वो नावल शुरू करते हैं तो उससे पहले टी.एस. एलियट की एक नज़म का टुकड़ा दिया हुआ है। वो सारा डिबेट ही टाइमलेसनेस को करता है। तो यहाँ पर जो टाइमलेसनेस ये है कि हिंदुस्तान अपने पहले स्टोन मैन से लेकर आज तक वो एक इकाई है, एक आइडेंटिटी है, एक यूनिटी है। ये कुरतुल ऐन हैदर का कहना है, राइट। मंटो जैसे लोगों का कहना ये था कि जैसा कि वर्दा साहबा ने भी कहा कि सरहदें बनती टूटती रही हैं। यही इलाका कभी सेंट्रल एशिया का हिस्सा रहा है, ईरान का हिस्सा रहा है, अफगानिस्तान का हिस्सा रहा है, यूनान का सूबा रहा है, अरबों का सूबा रहा है, और फिर गोरों का भी सूबा रहा है। बरतानिया का तो 150 साल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके नाम भी बदलते रहे हैं, और लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि आइडेंटिटी चेंज हुई। ये पहली दफ़ा हुआ कि एक तकसीम के अमल के नतीजे में
एक बड़ा ह्यूमन सतह पर जो माइग्रेशन और डायस्पोरा डेवलप हुआ और उसने जो असरात मुरतब किए, उन असरात को तो मेरा ख्याल है कि वो आज तक जारी सारी है। चाहे वो आप MKM की सूरत में देख लीजिए, आप उर्दू के मसले की सूरत में देख लीजिए, आप वहाँ से जो माइग्रेशन हुई है और यहाँ पर आके जो लोग पले बड़े हैं, जो अभी तक अपनी ज़ुबान के मामले में सेटल नहीं हो पा रहे, अपने कल्चर के मामले में सेटल नहीं हो पा रहे, तो ये तीसरी नस्ल जा रही है और वो अभी तक भुगत रहे हैं इस मसले को, सेम उधर भी भुगत रहे हैं। तो उस क्राइसिस को समझने की एक दानिशवराना कोशिश जो है वो हमें मंटो और इनके दीगर साथियों के यहाँ नजर आती है। यशपाल का झूठा सच। यस, रामानंद सागर का और इंसान मर गया नॉवल है, इसके अलावा कृष्ण है, बेदी है, बहुत सारे लोगों ने इस पे लिखा है। जी डॉक्टर साहब, मैं मामूली विच गल करांगा जी। मैं देख रहा कि हैदर फारूक ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੀ ਪਰਖ ਪਰਚੋਲ ਹੋਈ, ਜਿਤਨਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਤਨੀ ਖੋਜਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਟੋ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਫਸਾਨੇ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੋਡੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗੋਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 12-14 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤਾ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਿੰਦੋ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਆ? ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤੀ ਗਡਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਡੱਜ਼ੇ ਵੱਜਦੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲੇ ਫੁੱਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਮਲੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਾੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੁੱਤ ਪਾੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਾੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਤ ਪਾੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਪਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟ ਚਮੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਪਾੜਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਜੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰੋ, ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਾਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰ ਹਾ, ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਫਾਂਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ? ਮੇਰੇ ਪੰਖੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਪੰਖੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉਡਾਰਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਣੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਬਰ ਆ, ਅੰਬਰ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਖੂਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਧਰ ਉੱਡਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। दोस्तों ये दूसरी जंग अजीम के बाद जो कुछ दो आलमी जंगों के नतीजे में हुआ और यूरोप जो है जिस तरीके से इकोनॉमिकली कमज़ोर हुआ, तो उसके नतीजे में लामहला उसने अपनी सारी नौआबादियात जो है आलमी वो शिफ्ट की अमेरिका के। और
अमेरिका ने खुद उसको अब प्लान करना था कि जो डायरेक्ट रूल है कॉलोनियल, अब उसकी जगह इनडायरेक्ट रूल लेके आना है। तो उसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया की जो कॉलोनीज हैं उनको तकसीम किया, और बाद जगह मार्केट की बुनियाद पर, बाद जगह खाम माल की बुनियाद पर, बाद जगह जियोपॉलिटिकल अस्करियत की बुनियाद पर कि जंग के लिए कौन सी क्या सूटेबल है, बाद जगह ऑयल की बुनियाद पर। अच्छा, और ये मशहूर जुमला है कि उनकी जो बेगमात हैं जो यूरोपियन वॉरलॉर्ड्स की, उन्होंने डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने नाखूनों से दुनिया के नक्शा बनाया कि ये इधर होगा, यूं होगा, यूं होगा, और वही नक्शा फिर बना। 3 मुल्क थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इस्लामी मुल्क, और उसके नतीजे में आप देखें कि जब तकसीम का अमल पूरी नौबादियात के अंदर आया तो आज कितने इस्लामी मुल्क हैं। सुबह जब वो उठे हैं मुसलमान तो इतने इस्लामी मुल्क बन चुके थे। हमारे नौजवान यही समझते हैं कि शायद ये दुनिया ऐसी ही है हमेशा से, ऐसी नहीं है। और ये जो तकसीम का जो अमल है ये कॉलोनियल सतह पर हुआ, और आज भी ये एक, अगर मैं ये जुमला कहीं से उधार ले लूँ और इस्तेमाल कर लूँ कि एक नामुकम्मल एजेंडे के तौर पे, कुर्द हैं तो वो 4 मुल्कों में तकसीम है, कोई तुर्की में है, कोई शाम में है, कोई किधर है। कश्मीरी हैं तो वो 2 जगह पर तकसीम है, बलोच हैं तो वो 3 जगहों पे तकसीम है, पठान हैं तो वो भी 2 जगहों पर तकसीम है, पंजाबी हैं, ये थार के इलाके और सिंध के जो लोग हैं आप उनको भी ऐसे देख सकते हैं। खुद बंगाल जो है उसकी आप तकसीम को सामने रखिए, और इस तरीके से आप अरबों में चले जाएं, आप अफ्रीका में चले जाएं, आप सेंट्रल एशिया में चले जाएं, ये मामलात ऐसे के ऐसे ही हैं। और ये किस तरह की एक सूरत हाल को डेवलप कर रहे हैं। हमारी सारी मुश्किलात, फ़िक्रियात, हमारे फ़लसफ़े, हमारा आर्ट और जो कुछ भी है वो इन्हीं से फूटा है। आज भी ये जो एक नौबादियाती आलमी तकसीम का जो मसला था, जो ब्रिटिश अमेरिकन इम्पीरियलिज़म के इत्तेहाद के नतीजे में उसकी कंटिन्यूटी को जारी रखने के लिए था, उसको हम भुगत रहे हैं। ये आपके सोचने का काम है, इसको सोचिए। मंटो ने अपना हिस्सा अदा किया है, आप भी कीजिए। गोइंग बियॉन्ड दिस शॉर्ट स्टोरी, आप जो अनईजी रिलेशनशिप था मंटो का विथ प्रोग्रेसिव राइटर्स, जो तंजीम का हिस्सा थे, सिर्फ ज़हनी तौर पर प्रोग्रेसिव नहीं, एक तो उस पर थोड़ा सा कमेंट करें। दूसरा ये है कि जो आइडेंटिटी का मसला है ये तो अच्छा खासा पुराना मसला है। मसलन इवन मार्क्सिस्ट थाट में जो आइडेंटिटी है वो यही है कि आपकी जो पैरामाउंट आइडेंटिटी है वो क्लास आइडेंटिटी है। बाद में जब दूसरे ऑथर्स और स्कॉलर्स और इवन विद इन मार्क्सिज्म में उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह आपने सही फरमाया कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं, मैं सिंधी भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं बलोच भी हो सकता हूँ, मैं फ़लाँ भी हो सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो है वो काफ़ी अरसे तक एक आइडेंटिटी को असर्ट करने की कोशिश की गई कि नहीं, चूँकि मज़हब एक है, खुदा एक है, कुरान एक है, वन यूनिट एक है, पाकिस्तान है, लिहाजा हमारी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ पाकिस्तानी आइडेंटिटी है और मल्टीपल आइडेंटिटीज़ की यहाँ गुंजाइश नहीं है। जो अब जाकर थोड़ा सा इसमें इस वाटर टाइट डेफिनेशन जो है आइडेंटिटी की, थोड़े से इसमें क्रैक्स आए हैं। तो अदरवाइज़ तो आइडेंटिटी की अच्छी खासी पुरानी बहस है। तीसरा मेरा ये है कि मंटो जो है ही डाइड यंग एज में, एक ऑलमोस्ट मर गया है। तो ये मंटो को शराब ने मारा, मंटो को पार्टीशन की जो भयानक और जो ख़तरनाक जो ब्रूटलिटीज़ हैं उन्होंने मारा, या दोस्तों की जो उनके साथ बेवफाई थी उन्होंने मारा। व्हाट डू यू थिंक? 3 सवाल है।
नहीं बढ़िया रहा, शुक्रिया, आपने मुझे सोचने का मौका दिया इस पर। देखिए मंटो जो है ना, पहला सवाल कि मंटो जो है वो भी मेरा ख्याल है कि 12-13 साल की उम्र का था जब उसकी अमृतसर में बारी अलीग से मुलाकात हुई। बारी अलीग कम्युनिस्ट था और उसकी कंपनी की हुकूमत और एक दो किताबें उसकी, और उसको जो ट्रेंड किया वो बारी ने किया, मुतासर भी किया, और उसने अपने कमरे का नाम दारुल अहमर, द रेड रूम, द रेड हाउस उसने लिखा, और उसी दौर में उसने मैक्सिम गोरकी के ऊपर मज़ामीन वगैरह भी लिखे। तो 36 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन बनी। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की एक ब्रांच थी जो लाइटर वे में मजदूरों, किसानों और पब्लिक में एक अवेयरनेस दे रही थी। उसका जो मैनिफेस्टो था उसके 8-10 पॉइंट थे जिसमें तोहमात को ख़त्म किया जाए, आज़ादी की तरफ जाया जाए, जो माशरती तजादात हैं उनको ज़रा बढ़ा चढ़ा कर बताएं, अवेयर करें लोगों से, और रैशनैलिटी। तो ये थे, उसमें कहीं कम्युनिज्म नहीं था, कहीं इनकलाब नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन उसको जो कंट्रोल बहरहाल कर रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी की भी 36 तक जो 1912 में मेरा ख्याल बनी है, और या 22 में, तो उसकी उम्र 10-20 साल से ज़्यादा नहीं थी, यानी कम्युनिस्ट लीडरशिप बज़ाते खुद अभी सीख रही थी। तो लिहाजा ये हुआ कि उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि जो ग्रेट राइटर्स हैं उनको इस तरह से पार्टी लाइन पर हेजमनाइज नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो कि अपनी इनर में ही प्रोग्रेसिव हो। तो ये करने की कोशिश की गई और उसके ऊपर इनको 3-4 जगह पर मसाइल पेश आए, पाबंदियां लगाना पड़ी। उसके नतीजे में मंटो हसन अस्करी जैसे जमात के बंदे के साथ उसको जाके मिलना पड़ा, काम करना पड़ा। तो लेकिन इसके बावजूद भी मंटो बॉम्बे में रहा या दिल्ली में रहा या वो अमृतसर में रहा या वो लाहौर में रहा, वो प्रोग्रेसिव्स के साथ ही रहा। पार्टी लाइन के ऊपर वो होता था, और ये सिर्फ इसके साथ ही ना, कई लोगों के साथ ये मसला हुआ। मतलब फैज साहब भी इकबाल के ऊपर जो पार्टी लाइन थी उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। तो एक तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पार्टी लाइन के साथ वो कितना चल सकते हैं, पार्टी लाइन के साथ चले ना चले, लेकिन वो प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, तो वो आखिर तक प्रोग्रेसिव रहे। वन थिंग। दूसरा, मंटो वाले सवाल के वो फौत कैसे हुए, लेकिन ये कि एक ग्रेट माइंड जाहिर है कि वो सुपर सेंसिटिव होता है, और श्याम वाला अगर खाका पढ़े कि उसका अजीज तरीन दोस्त बॉम्बे के अंदर वो उसको कह रहा है कि क्या तुम मुझे भी कत्ल कर दोगे, उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा, देन ही लेफ्ट। तो सिचुएशन ऐसी ओवरऑल बन चुकी थी कि उसके जो सारे ख्वाब थे, सारा कुछ था, वो टूट चुका था। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर सेंसिटिव माइंड जो है या तो डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन से बचने के लिए या नशे की तरफ जाता है, और बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये है उसके डेक्लाइन की वजह। फिर एक और बड़ी वजह है कि उसके पास लिखने के लिए, क्योंकि उसने कभी नौकरी नहीं की सिवाय रेडियो दिल्ली की, तो यहाँ आकर सिनेमा भी नहीं था जहाँ वो कहानियाँ लिख सकता। रेडियो जो है वो ज़ाहिर है कंट्रोल था, मुस्लिम लीग के अंडर था सारे का सारा, और रसाले जो है वो भी उस तरह से नहीं थे जिस तरह इंडिया में थे। तो वो कहानी लिखता था, 10 रुपये जनाब जी उसको मिलते थे। एक बर्फ़ खाना जो है वो कुदरतुल्लाह शाहब जो उसको लेके दे दिया था कि इसकी, तो वो भी ज़्यादा देर नहीं चला। तो ये सारे मसाइल उसके साथ रहे। मेरे ख्याल उसके डिक्लाइन की बड़ी वजह जो थी वो उस दौर के सारे हालात थे जो उसको पिंच कर रहे थे बहुत तरीके से। एक सवाल सर आपका रह गया, आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी का जो मसला है वो दाखिली सतह पर क्लास से जुड़ा हुआ है और खारजी सतह पर इंपीरियलिज्म से जुड़ा हुआ है। खारजी सतह पर जब भी कोई बैरूनी ताकत आती है वो हमला करती है और तख्त संभालती है, और तख्त संभालने के बाद वहाँ की जो लोकल नेटिव एलीट क्लास है उसके साथ इत्तेहाद करती है और फिर वो मिल के रूल करते हैं। यही हुआ, मुगलों ने राजपूतों के साथ मिल के रूल किया।
ये गोया जो दो बड़ी क्लासेस, आउटर और इनर क्लासेस का इत्तेहाद होता है और वो फिर मिल के एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अगर इंपीरियल पावर ना भी हो तो फिर खुद जो एलीट क्लास होती है वो इंपीरियल पावर के तौर पर काम कर रही होती है, लिहाजा वो एक्सप्लॉयटेशन में रिलीजन को भी यूज़ करती है। हमारे यहाँ 75 साल से हो रहा है। वो फ़िरके के मसले को भी इस्तेमाल करती है, वो ज़ुबान के मसले को भी इस्तेमाल करती है। आप ज़रा कराची चले गए, यानी आप जितने भी वो फिर यूज़ होता है। तो गोया जो है ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो किसी ना किसी तरीके से रहता है। लेकिन एक बड़ा जो चैलेंज है जो तकसीम की सूरत में हुआ, उसने इसको इंटीग्रेट किया और आज तक हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो एक ऐसा अमल था जिसने सदियों के हिंदुस्तान को बिल्कुल हिला के रख दिया और कुछ ऐसे तजादात पैदा हुए जो आज भी हल होने के उसके हमारे पास कोई उसका वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं। थैंक यू।